स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां ये कहना है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ये बड़ा बयान दिया है। जहां भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने की अटकलों पर मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं पर पवन सिंह के भाजपा से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी समय का इंतजार कीजिए, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के लोग पिछले 6 महीने से करोड़ों रुपए की नकली दवाएं खरीद चुके हैं। जी हाँ, दर्जन भर से ज्यादा दवा दुकानों का लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में नकली दवाओं का एक बड़ा नेटवर्क का उजागर हुआ है, जो कि वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। औषधीय नियंत्रक प्रशासन की हालिया कार्रवाई ने इस गोरख धंधे की परतें खोल दी। इस वर्ष अब तक करोड़ों रुपए की नकली दवाओं की बिक्री हुई है। गोविंद मित्रा रोड से लेकर के परसा बाजार तक इन बिक्री करने वाले दुकानों की संख्या अच्छी खासी है। इन दवा दुकानों से लिए गए 38 सैंपल फेल पाए गए, जिनमें कई नामी दवाओं में जरूरी दवाइयां नहीं बल्कि साधारण पाउडर भरा था। जहां वहीं पर ऐसे सैकड़ों मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि बीमारी से राहत की उम्मीद में वे लगातार जहरीली या फिर बेअसर दवाएं ले रहे थे। विभाग ने 16 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और फिर दोषी कंपनी और फिर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 16 दुकानों से लिए गए नमूनों की जांच में 38 दवाएं मानक पर खरी नहीं उतरी है। इनमें दर्द बुखार, सर्दी जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल थी। दोस्तों बिहार के 6 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोग इन दिनों भयंकर गर्मी और फिर उमस से परेशान हैं। इस समय की तपिश में न केवल शरीर का पसीना छूटता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। जहाँ हर दिन की गर्मी और उमस के कारण बिहारवासी असहज महसूस कर रहे हैं। ये मौसम में इतनी भीषण स्थिति में पहुंच चुका है कि लोग बैठे बैठते पसीने में तर बतर हो जाते हैं और वातावरण का तापमान राहत देने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जब बिहार के अधिकांश हिस्सों में इस समय उमस अपनी चोटी पर है, हालांकि मौसम में थोड़ी राहत आने की संभावना है। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले कुछ दिनों में बिहार में बादलों की आवाजाही के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई है। जब विशेष रूप से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल और फिर औरंगाबाद जिलों में तेज हवा और फिर वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ पर तेज बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। आज कई जिलों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, जिनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्के फुल्की मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 15 सितंबर से महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करने वाली है बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। 7 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी कि आज से, जबकि 15 सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये ट्रांसफर की जाएगी। ये योजना खास करके ग्रामीण और फिर शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार की गई है। योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं का जीविका से जुड़ना अनिवार्य है। ग्रामीण महिलाएं ऑफलाइन और शहरी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आवेदन, कौन कौन सी शर्तें हैं और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। ग्रामीण महिलाओं को आवेदन के लिए जीविका के संकुल स्तरीय संघ के पास जाना होगा। प्रखंड परियोजना इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों को MIS पोर्टल पर डाला जाएगा। इसके बाद राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पर शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। यह पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाली सभी महिलाओं की जांच के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदिका का उम्र 18 से 7 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं का उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। जब आवेदिका या फिर उसके पति आयकर दाता ना हो, वहीं पर महिला के बच्चे अविवाहिता वयस्क महिलाएं जिनकी माता पिता जीवित ना हो, वहीं पर आवेदिका को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। वहीं पर दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका सदस्य प्रमाण पत्र, स्वरोजगार के लिए सुझाए गए विकल्प। दस्तावेज के बारे में बात किया जाए तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक,
जीविका सदस्य प्रमाण पत्र होनी चाहिए। वहीं पर स्वरोजगार के लिए सुझाए गए विकल्प के तौर पर बात की जाए तो फल, जूस और डेयरी उत्पाद की दुकान, सब्जी एवं किराना दुकान, मोबाइल बिक्री और फिर रिचार्ज, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक, कपड़ा, ऑटोमोबाइल रिपेयर, ई रिक्शा, पशुपालन और कृषि कार्य, स्टेशनरी, फोटोकॉपी और फिर खाद्य सामग्री की दुकान होनी चाहिए। यह सरकार की योजना है कि पहले किस्त 15 सितंबर से सभी लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके बाद 6 महीने के भीतर 2 लाख रुपए तक की राशि लाभुक बैंक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दी जाएगी। ये योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और फिर रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान जारी करके कहा है कि कांग्रेस बिहार से जुड़ा अपना इतिहास भूल चुकी है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष और 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के प्रदेश से घृणा करती है। इसलिए 55 साल राज करने वाली पार्टी ने लालू प्रसाद यादव से मिलकर के बिहार को बीमारू राज्य बना दिया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और फिर राजद को बिहार की 2.5 अंकों वाली तेज विकास दर दिखाई नहीं पड़ती है। जहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का अपमान किया गया और अब पूरे बिहार का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। कांग्रेस का ये चरित्र बार बार देश के सामने उजागर हो रहे हैं। सरकार अब राज्य में किसी की गुंडई नहीं चलने देगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी सर्वे का दौर चल पड़ा है। ION भारत ने भी इस चुनाव के परिक्षेत्र में एक सर्वे किया है। इस सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य उभर करके सामने आए। ION भारत की ओर से बिहार में किए गए एक व्यापक सर्वे में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की प्रमुख मुद्दों और फिर प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया गया है। ये सर्वे 16 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 5000 लोगों से संवाद किया गया। सर्वे में प्रत्येक प्रतिभागी को 11 विकल्प दिए गए और फिर उनमें से एक ऐसा मुद्दा चुनने को कहा गया जिसे वे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह सर्वे सेफोलॉजिस्ट राम बंधु वत्सव के नेतृत्व में किया गया। जानते हैं कि आखिर इस सर्वे में क्या क्या चौंकाने वाले तथ्य उभर करके सामने आए हैं। तो इस सर्वे के अनुसार इस चुनाव में भी मतदाता के दिलो दिमाग में जाति आधारित मतदान पैटर्न का दबदबा रहेगा, जिनमें 34.4% उत्तरदाताओं ने जातीय नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। जाति आधारित मतदान पैटर्न 34.4% लोग हैं जिन्होंने जातिगत समीकरण के अनुसार मतदान करने की पुष्टि की है, जिसमें महागठबंधन का हवाला दिया गया। जब पर ध्यान रहे कि जातिगत समीकरण को प्रमुखता देने के बाद सबसे अधिक लोगों ने जिस मुद्दे की चर्चा की है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य की। करीब 19.6% लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव के बाद भी की भूमिका को लेकर के अनिश्चितता और फिर चिंता व्यक्त की है। ये अनिश्चितता मतदाताओं में अस्थिरता के डर को दर्शाता है, जो कि उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के संदेह वोटों के बिखराव का कारण बन सकता है। वहीं पर भूमि विवाद का मुद्दा, इसके बाद भूमि विवाद और फिर बिगड़ती कानून व्यवस्था, लोक लुभावन कल्याण योजनाएं, जाति जनगणना निर्णय, पलायन, बेरोजगारी और सरकारी विकास कार्य भी भूमिका में निभाते हैं। हालांकि सीमित स्तर पर SIR एवं वोटर डिलीशन, भ्रष्टाचार, शराबबंदी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे के प्रति लोगों में कोई खास अटेंशन नहीं देखा गया। जहाँ लोक लुभावन कल्याण योजनाएं ने मुफ्त बिजली, बढ़ी हुई पेंशन, नौकरी आश्वासन और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि जैसी योजनाओं का श्रेय दिया है। इसके अलावा पलायन और बेरोजगारी ने इसका जिक्र किया है। जहाँ सरकारी विकास कार्य, सड़कों और फिर पुलों जैसी बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की है। दोस्तों, आरा की धरती से CM नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगी बिहार में। जहाँ बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ मखाना कारखानों की स्थापना, खेलो इंडिया समेत अन्य कार्यों के लिए पूरी राशि मिल रही है। इस तरह से एक तरफ जहां पर विकास का कार्य तेजी से गति से हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की योजना है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कही है। बी से बिहार और बी से बीरी, ये दोनों ही शब्द बी से शुरू होते हैं, लेकिन बीरी और बिहार की तुलना करके कांग्रेस ने विवाद छेड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसके लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन सियासी भूचाल तो मच गया है। इसके बाद अब मशहूर शिक्षक खान सर ने मोर्चा संभालते हुए तगड़ा जवाब दिया है, साथ ही साथ ऑफर भी दे डाली है। आपको बता दूं कि GST स्लैब में सुधार के बाद बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया है और सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस पर केरल कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बीरी और बिहार का नाम बीरी से शुरू होता है, कि बीरी और बिहार का नाम बी से शुरू होता है
अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। हालांकि बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ इस पर अलग अलग पार्टियों द्वारा कांग्रेस को घेरा जा रहा है। इस मामले पर केरल कांग्रेस के माफी मांगने से पहले 5 सितंबर को बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने भी करारा जवाब दिया था। खान सर ने कहा है कि जो लोग ये सब बात करना चाहते हैं उन्हें बता दीजिए कि उनके पास शिक्षा की कमी है। हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें पढ़ाने का ऑफर देंगे, हम उन्हें बहुत सस्ते दाम पर पढ़ाएंगे, 99 रुपये में पढ़ाएंगे। खान सर ने आगे कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम उन्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे। हम राजनीति नहीं करते, राजनीति सिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उस नेता से कहिए कि वे खान सर से जाकर के पढ़ाई करें, हम उसे राजनीति सिखाएंगे। दोस्तों अब सेहत के बारे में बात करते हैं। सेहत की बात करें तो भारत में हर साल मानसून के दौरान कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस साल भी बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और फिर केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश और फिर बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के बाद सिर्फ घर और फिर सड़कें ही पानी में नहीं डूबते, बल्कि जल जमाव से कई तरीके की बीमारियां भी फैलती हैं। ऐसे हालात में सेहत की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आइए जानते हैं बाढ़ के बाद जमा पानी क्यों खतरनाक होता है और किन सावधानियों से हम खुद अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, परिवार के और हम खुद सुरक्षित रख सकते हैं। जब बाढ़ के बाद जब पानी सड़कों, गलियों और फिर घरों में जमा हो जाता है तो उसमें गंदगी, सीवेज और कीड़े मकोड़े मिलकर के खतरनाक माहौल बना देते हैं। यही पानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। असम और बिहार जैसे राज्यों में हर साल बाढ़ के बाद मलेरिया और डेंगू के केस तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा इस पानी से हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसे संक्रामक बीमारियां भी फैल सकती है। वहीं पर बाढ़ के समय नल का पानी या फिर कुओं का पानी भी दूषित हो सकता है। ये पानी पीने से उल्टी, दस्त और फिर पेट संबंधित गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। कई बार बच्चों और फिर बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिस वजह से उन्हें जल्दी बीमारी घेर लेती है। वहीं पर जमा हुए पानी में कई तरह के बैक्टीरिया और फिर फंगस पनप जाते हैं। लगातार गीले वातावरण में रहने से स्किन इन्फेक्शन, खुजली और फंगल इन्फेक्शन आम हो जाते हैं। वहीं पर नमी और गंदगी से सांस की बीमारियां तेजी से अस्थमा और फिर एलर्जी भी बढ़ सकती है। वहीं पर आपसे सुझाव है कि आप साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा पानी को उबाल करके पिएं या फिर पानी में क्लोरीन की टैबलेट डाल करके उसे शुद्ध करें। जब मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, शरीर को ढक करके रखें और घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। साफ सफाई का ध्यान रखें। गंदे पानी में पैरों को लंबे समय तक डुबो करके ना रखें। घर लौटने के बाद पैरों और फिर हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। वहीं पर खाना ताज़ा खाएं। बासी और फिर बाहर का खाना खाने से परहेज करें, क्योंकि बाढ़ के दौरान खाने में जल्दी बैक्टीरिया पनप जाते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर जमकर के हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनका चाल चरित्र 2020 से ही देख रहे हैं। जी हां, जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर ये हमला बोला है, जबकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक ही गठबंधन से हैं। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 137 से 43 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। जहां इसको लेकर के जब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में चिराग पासवान पर हमला बोला। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2020 से आप उनका चाल और चरित्र देख रहे हैं। हम उनको लेकर कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं, उनकी बात हम नहीं कह सकते हैं। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हम उनके चाल और चरित्र को 2020 से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन आज बिहार और देश को एनडीए की जरूरत है और सभी दलों को मिलकर के गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी ने हाल ही में दावा किया था कि वे एनडीए में एक सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहते हैं। चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा था कि वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें 137 और 43 सीटों के बीच में सीट मिले। यही नहीं, कई मंचों पर अरुण भारती ने चिराग पासवान को सीएम फेस भी बता चुके हैं। दोस्तों वोटर यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक हुई है। यहाँ पर सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है। यह दरअसल बात है कि बिहार में 16 दिन चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद शनिवार को महागठबंधन की पहली बैठक अचानक से बुलाई गई, जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन चला। जननेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाउर और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ बैठक की। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर के बातचीत हुई है। ये बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी। दोस्तों लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव
एक नए फ्रंट बना दिए हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने इस गठबंधन का नाम भी तय कर दिया है। अब उनकी पार्टी में उनके अलावा 6 नए दल का गठबंधन हो चुका है। तेज प्रताप यादव ने 6 अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर के नया फ्रंट तैयार किया है। इसे बिहार गठबंधन का नाम दिया गया है। गठबंधन के बारे में जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने एक यूट्यूब चैनल को बताया है कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्ते के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में टीम तेज प्रताप यादव का गठबंधन हुआ था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोगों ने इस गठबंधन में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। बिहार में आए दिन लोग पलायन कर रहे हैं। एक तरफ सुखाड़ है तो फिर दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति है। ऐसे मौके पर अन्य लोगों का स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि लोग हेलीकॉप्टर से घूम करके काम करते हैं, लेकिन मेरा धरातल पर काम होगा। दोस्तों, बिहार SCPS भर्ती 2025 निकली है। यह 10वीं और 12वीं पास के लिए ये सुनहरा अवसर है। दरअसल बात यह है कि बिहार राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी यानी कि SCPS ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। ये उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बिना किसी बड़ी डिग्री के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। यह बिहार SCPS भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार miswcdc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है और उम्मीदवार रात करीब 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि असामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए ये 40 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 129 पद खाली पद भरे जाएंगे। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी में 56 वैकेशन कोर्स बंद हो गए हैं। जहां तेजस्वी यादव ने मोदी नीतीश पर जमकर के निशाना साधा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था के अंदर थोड़े और बदलाव करनी चाहिए। इसके बाद अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर के जोरदार सवाल उठाया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिहार की सरकार में शिक्षा का ये हाल है कि कई कोर्स बंद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी में 70 वैकेशन कोर्स चलते थे। नीतीश मोदी NDA सरकार के चलते इन 20 वर्ष में 56 कोर्स बंद हो गए हैं। यह है जंगल राज वाले, जहाँ छात्र युवा विरोधी डबल इंजन पर वो सवार शिक्षा के दुश्मनों। क्या आप जानते हैं कि किन कारणों से ये वैकेशनल कोर्स बंद हुए हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले नियमित शिक्षकों की कमी, लैब और लाइब्रेरी की कमी, पुस्तकों की अनुपलब्धता, लाइब्रेरियन की कमी, सुविधाओं की कमी, महंगी फीस, प्लेसमेंट की कमी, प्लेसमेंट सेल की कोई व्यवस्था नहीं, जगह की कमी तथा सरकारी अनुदान की कमी सहित अनेक कारणों की वजह से 108 वर्ष पुरानी पटना यूनिवर्सिटी को बीजेपी नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर यह सवाल उठाया है कि इन लोगों ने युवाओं को नौकरी और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बजाय नफरत, झूठ, हिंसा, हिंदू मुस्लिम और फिर जुमलेबाजी वाले संघी ट्यूशन देना शुरू कर दिया है। तब से शिक्षा व्यवस्था और नौकरी रोजगार चौपट है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार में विकास की कमी को लेकर के एनडीए के नेतृत्व वाले बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिहार का यही हाल है। शिक्षा, सिंचाई और फिर स्वास्थ्य सेवा की हाल देखिए। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में बिहार सबसे खराब स्थिति में है। किसानों की आय के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ न कोई उद्योग है न कोई व्यवसाय। जहाँ तेजस्वी यादव की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बिहार में साल के उत्तरार्ध में होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार बंद के विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने बिहार में दुनिया भर की ठगी को बढ़ावा दिया है। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बंद के लिए वे रैली की तरह ही लोगों को काम पर रख सकते थे। जैसे वे रैलियां में पुलिस और फिर प्रशासन पर दबाव डालते हैं, वैसे ही बंद के लिए वे खुद पुलिस से कह सकते थे कि ट्रैफिक रोक दिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी का परचम लहरा दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा के गुंडे ने खुलेआम महिलाओं और फिर शिक्षकों को पीटा, गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्रों के साथ बदसलूकी की, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस रोकी और फिर शहीदों के परिवार को पीटा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन फिर भी ये निकम्मे लोग एक वार्ड तो दूर एक पंचायत भी
बंद नहीं करा पाए, यह शर्म आनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ वो ट्विटर पर ही नहीं, हम हर जगह कहते हैं कि हम बिहार का हाल देख रहे हैं। 20 साल तक बिहार पर राज करने वालों ने क्या किया? शिक्षा, कमाई, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा, प्रति व्यक्ति आय, निवेश की स्थिति देखिए। इन लोगों ने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की है? अब जब चुनाव आ गया है और तेजस्वी इस बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वे ऐसा कर रहे हैं। ये लोग किसी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार अब गन्ना किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। भोजपुर जिले को गन्ना उत्पादन का हब बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना से न सिर्फ गन्ने की मिठास लौटेगी बल्कि किसानों की जेब भी भरेगी। जैसे सरकार की योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीजों पर सब्सिडी, आधुनिक यंत्रों पर 50% तक की छूट और फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे किसानों को खेती में नई तकनीक अपनाने का मौका मिलेगा। विभाग ने इसके लिए 4 प्रमुख योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ भोजपुर समेत राज्य भर के किसान उठा सकेंगे। अगर ये योजना सफल होती है तो हजारों किसानों को की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि किसानों को आधुनिक मशीनों से खेती की जुताई, रोपाई और खरपतवार नियंत्रण जैसे काम आसान और फिर सस्ते में करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जीएसटी में कटौती के बाद तेजस्वी यादव के बयान पर आड़े हाथों लिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि सोने की चम्मच लेकर के जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले जंगलराज के पाठशाला में पढ़ करके अराजकता और गुंडाराज बनाने की मानसिकता अब भारत और देश में नहीं चलेगी। इन्हें जीएसटी समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री महिलाओं, किसानों और फिर गरीबों के उत्थान के लिए विकसित भारत के संकल्पों को साकार कर रहे हैं। ये सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग इसे नहीं समझेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि जिन्होंने बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर किया और बिहार को बर्बाद किया, वो अब अपने अंतिम चरण में हैं। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र की तरह वो एक बार फिर से बिहार में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, राज्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार वासी अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक सद्भाव के साथ शांति, समृद्धि और फिर विकास, विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार स्तर पर शिक्षकों से 3 जिलों का विकास विकल्प मांगा जाएगा, जिसके लिए 5 से 13 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 14 से 18 सितंबर के बीच हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तबादला प्रक्रिया खाली पड़े पदों के आधार पर ही की जाएगी और इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की भूमिका अहम होगी। इस समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भी शामिल होंगे। वहीं पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बांका जिले के बेलहर, जमुई जिले के चकाई और कैमूर जिले जैसे क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी है। इन क्षेत्र में तबादले के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि सॉफ्टवेयर आधारित पारदर्शी प्रणाली से अब तक 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया गया है, जबकि 25,000 से अधिक शिक्षकों का पारस्परिक हस्तांतरण हो चुका है। दोस्तों, बिहार में अगले कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है, जिनमें एक सीट मोकामा विधानसभा का भी है। अब तारीखों का ऐलान और सीट बंटवारे से पहले ही इस सीट को लेकर के रस्साकसी तेज है। इसकी वजह यह है कि इस सीट की पहचान दबंग सीट से होती है। ऐसे में बयानबाजी भी इस सीट को लेकर के खूब हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा अब नीरज कुमार का जो बयान सामने आया है, उससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। दरअसल बीते कल एक पोस्टर अनंत सिंह की तरफ से जारी किया गया और फिर इस पोस्टर में यह लिखा गया है कि आगामी 16 सितंबर को मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ इस पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें लगाई गई थी, उसके बाद से ये माना गया है कि मोकामा सीट अनंत सिंह की झोली में चली गई है। ये पोस्टर कुछ इस तरह थे कि एक तरफ एनडीए में शामिल सभी 5 दलों के मुखिया की तस्वीर थी और इसके बाद जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह की एक बड़ी सी तस्वीर थी और इसके बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की तस्वीर थी, जिसमें वे लाल रंग की पगड़ी बांधे हुए हैं। इसके बाद से ये तय हो गया है कि मोकामा का सीट अनंत सिंह के खाते में चला गया है। इसके बाद अब आज सुबह जब इसको लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और मोकामा से ही आने वाले नीरज कुमार से सवाल किया गया कि 16 सितंबर को आपके घर के पास एनडीए का सम्मेलन होने वाला है, क्या आप इसमें शामिल होंगे? इसके जवाब में नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें इसको लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हें जानकारी भी नहीं है कि सम्मेलन कहाँ और कब होगा। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया है कि नीरज कुमार ने कहा कि हम लोगों को पार्टी मुख्यालय से अभी तक 3 चरणों की सूचना आई है। जो तीसरे चरण में मेरी ड्यूटी है मीनापुर और एक माह, इसके बाद चौथे चरण की जानकारी औपचारिक तौर पर अभी तक हमारे पास पार्टी की तरफ से नहीं आई है।
नवंबर के बाद नीतीश कुमार का जाना तय है, जिसको उम्मीदवार बनाना है बना लें, सबका हारना तय है। प्रशांत किशोर ने 100 भ्रष्ट नेताओं अफसरों को चेतावनी दे डाली है। यह जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में कल खगड़िया की अलौली विधानसभा के अंतर्गत जलकौरा फुटबॉल मैदान में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने जेडीयू द्वारा राजपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि चाहे जिसकी उम्मीदवार घोषित करना है कर दे, बिहार के लोगों ने उनके गठबंधन का जाना तय कर दिया है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, जहां उससे पहले नीतीश कुमार जिसको भी उम्मीदवार बना ले, सभी का हारना तय है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा पलायन पर सवाल किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव को से सवाल करना चाहिए, जहां आपके माता पिता के 15 साल के शासनकाल में बिहार गर्त में पहुंच गया और फिर आपने भी अपने 3 साल के डिप्टी सीएम कार्यकाल में गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया। बिहार के बच्चों और फिर बिहार के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बिहार की ये दुर्दशा है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा उनकी तारीफ करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल चाहे जितनी भी मेरी तारीफ कर लें, वो छूटेंगे नहीं। दिलीप जायसवाल ही नहीं, बिहार के 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता मंत्री से आग्रह है कि अभी से भगवान की पूजा शुरू कर दे। जनसुराज की सरकार बनी तो फिर इन सभी को जेल जाना होगा और फिर उनके परिवार से लूट का पैसा वसूला जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे प्रगति यात्रा की योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए भोजपुर जिला के जगदीशपुर में आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यकर्ता संवाद में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पहले बहुत बुरा हाल था, कांग्रेस और राजद की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। कुछ दिनों के लिए हम लोग उनके साथ थे, लेकिन जब वो गड़बड़ करने लगे तो फिर हम उनसे अलग हो गए। जब भाजपा और फिर जेडीयू का पुराना संबंध है, हम लोग साथ मिलकर के राज्य और फिर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है। यह 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। साल 2020 में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। वर्तमान तक युवाओं को 10 लाख नौकरी एवं 39 लाख रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक नौकरी एवं रोजगार दे दिया जाएगा। अब तय किया गया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तैयारी में जुट गई है। जब बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पूरा करने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया सितंबर के अंत में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। चुनाव आयोग का बिहार में जहां SIR की प्रक्रिया में सख्त रुख रहा है, वहीं पर चुनाव के दौरान भी वह यही रुख अपनाए रहेगा। इस बात का संकेत इसके ताज़ा फैसले से मिल गया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि वे चुनावी विज्ञापनों और फिर प्रचार की सख्त निगरानी रखेगा। इसके लिए आयोग ने मीडिया प्रमाणन और फिर निगरानी समिति यानी कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये समितियां जिला स्तर पर भी गठित की जा रही है। जिला स्तर पर गठित होने वाली कमेटियों में जिला चुनाव अधिकारी, सूचना विभाग के प्रतिनिधि और फिर मीडिया के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। वहीं पर इस प्रस्ताव में चुनाव आयोग की चुनाव घोषणा की पूर्व की तैयारी है। जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, ये समितियां चुनाव विज्ञापनों और फिर दलों के प्रचार पर गहराई से नज़र रखने लगेगी। आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी दल या फिर प्रत्याशी को टेलीविज़न, अखबार, वेब मीडिया या फिर अन्य किसी माध्यम के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले समिति की इजाज़त लेनी होगी। बिना इजाज़त के विज्ञापन के प्रकाशन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में चोरी करते हुए रंगे हाथ एक युवक को, एक चोर को पकड़ा है। किशनगंज के बहादुरगंज का ये मामला है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदनगर पंचायत के अंतर्गत खुदागंज गांव में एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शनिवार की अहले सुबह ये घटना हुई जब गांव की एक महिला शौच के लिए उठी और फिर उसने देखा कि एक युवक खुरखुन नामक व्यक्ति के घर में चोरी की कोशिश कर रहा है। महिला ने तुरंत शोर मचाया और ग्रामीणों को बुलाया। देखते ही देखते लोग मौके पर जमा हो गए और चोर को घेर करके पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान भेलागुड़ी के साबोडांगी निवासी शहीदुर रहमान के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह पहली बार चोरी करने के लिए आया था और उसका इरादा मोबाइल और बाइक चोरी करने का था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि सज्जाद आलम मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से आरोपी को छुड़ा करके पंचायत भवन में सुरक्षित रखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। करीब दोपहर में बहादुरगंज थाना पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई है। मोबाइल, बाइक और फिर घरों में सेंधमारी जैसी वारदातें लगातार हो रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की गश्ती और फिर निगरानी कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से चोर बेखौफ होकर की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता तो फिर ग्रामीणों को खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। वहीं पर पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच होगी और फिर इलाके में चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर के ग्रामीणों की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को होने से रोक दिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कब लगाम लगाएगी। दोस्तों, किशनगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ पर बूथ नंबर 266 के बीएलओ मोहम्मद कादिर नूर को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का दबाव बनाने के लिए दबंगों ने न सिर्फ बुरी तरीके से पीटा बल्कि उनसे लूटपाट की भी कोशिश की गई और पूरे परिवार को जान से मार देने की भी धमकी दी गई। अच्छा, ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कादिर अपने घर पर जुलूस की तैयारी कर रहे थे, तभी आरोपी समेत 10 से 15 लोग हथियारों के साथ उनके आंगन में घुस गए। गाली गलौज और फिर तोड़फोड़ करते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जबरदस्ती की गई। वहीं पर जब बीएलओ कादिर ने नियमों का हवाला देकर के इनकार किया तो हमलावर आग बबूला हो गए। उन्होंने उनके सिर पर वार किया, जब मोबाइल फोन छीन लिया, गले से 1 तोले की सोने की चैन और फिर जेब से 3500 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि यदि 2 दिन में नाम नहीं जोड़ा गया तो फिर पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं पर कादिर के पिता नियाज अहमद ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनकी भी पिटाई कर दी। शोर सुनकर के पड़ोसी जुटे तो फिर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। घटना के बाद से परिवार दहशत में है और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। वहीं पर पिपला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और बीएलओ मोहम्मद कादिर ने बताया है कि पिछले 6-7 दिनों से कई लोग उन पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन इस बार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके घर में घुस करके जानलेवा हमला कर दिया गया। वहीं पर घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं पर एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा है कि मामले की जानकारी मिल चुकी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, इस वारदात ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि जब चुनाव प्रक्रिया में शामिल सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा किस हाल में होगी। जहां स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले को सख्ती से लिया जाए ताकि भविष्य में किसी बीएलओ या फिर आम नागरिकों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज 7 सितंबर को किशनगंज पहुंचने वाले हैं। वो यहां पर अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित बिहार बदलाव इजलास में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद बिहार, खास करके सीमांचल के हालात और फिर उसके विकास की दिशा में गंभीर चर्चा करना है। वहीं पर जानकारी के मुताबिक कि इजलास में शिक्षा की बदहाली, रोजगार के सीमित अवसर और फिर बुनियादी ढांचे की खामियों पर चर्चा होगी। प्रशांत किशोर सीधे स्थानीय लोगों, बुद्धिजीवी और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका मकसद ये समझना है कि सीमांचल किन मुश्किलों से जूझ रहा है और आगे की राजनीति किस तरह से इसे बदल सकती है। सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन का कहना है कि प्रशांत किशोर सीमांचल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। किशनगंज की चारों विधानसभा सीटों पर उनका खास फोकस है। अगर जनसुराज यहां पर अपनी पकड़ बना लेता है तो फिर ये सीधा असर महागठबंधन और फिर विपक्षी समीकरणों पर पड़ सकता है। इस इजलास में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। किशनगंज और फिर आसपास के क्षेत्रों से भारी भीड़ खींचने के लिए जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं। प्रशांत किशोर का ये दौरा न सिर्फ किशनगंज बल्कि पूरे सीमांचल में जनसुराज की गतिविधियों को गति देगा।
यह सीमांचल लंबे समय से सामाजिक और फिर आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। मुख्य धारा की राजनीति ने इस इलाके को अब तक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। ऐसे में जनसुराज पार्टी यहाँ खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। साफ है कि 7 सितंबर को यानी कि आज किशनगंज का माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगा होगा और प्रशांत किशोर के इस इजलास पर हर किसी की नजर टिकी रहेगी। दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है और खास करके सीमांचल में। किशनगंज में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि किशनगंज में थर्ड गठबंधन या फिर पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि इन दोनों से लड़े, क्योंकि ये दोनों सीमांचल खास करके किशनगंज में गहरी पैठ बना चुके हैं, चाहे एआईएमआईएम हो या फिर महागठबंधन से आरजेडी कांग्रेस। इस बार सीमांचल में एआईएमआईएम और गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां पर बिहार के अन्य हिस्सों में इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, तो वहीं पर सीमांचल खास करके किशनगंज में सीधे सीधे इंडिया गठबंधन वर्सेस एआईएमआईएम के बीच देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जहां भी अभी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो सिर्फ यहां पर दो तरह की बातें की जा रही है, चाहे एआईएमआईएम हो या फिर इंडिया गठबंधन से कोई भी। जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इस बार सबसे बड़ा विवाद उभर रहा है एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच। जहां अमोर से विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजद ने हमेशा मुस्लिम नेतृत्व को दबाने का काम किया है और महज अपने मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राजनीति चमकाई है। अख्तरुल ईमान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने राजद को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आरजेडी ने इसे खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, अख्तरुल ईमान के अनुसार आरजेडी ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में मिलाया, जो साफ तौर पर गलत राजनीति का उदाहरण है। अख्तरुल ईमान ने पुराने घटनाक्रमों को भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि 2005 में जब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, तब राजद की जिद के कारण यह मौका खो गया और फिर नतीजा ये हुआ कि भाजपा सत्ता में आ गई। अख्तरुल ईमान ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर राजद को सेकुलर वोटों के बिखराव की चिंता नहीं है, तो फिर इसका सीधा मतलब है उसे भाजपा से कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजद सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जेब में समझती है, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को उभरने नहीं देती है। अख्तरुल ईमान ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अब मुस्लिम दलित गठजोड़ पर फोकस कर रही है। उनका दावा है कि यही गठजोड़ बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और फिर दलित वर्ग अगर एकजुट हो जाए तो न भाजपा की राजनीति टिकेगी और न ही राजद की वर्चस्व वाली राजनीति। कुल मिलाकर के बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम और राजद के बीच का ये टकराव महागठबंधन के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। वहीं पर भाजपा इस विवाद से अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठा सकती है, ये भी हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।